नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। हमारे देश में बवाल या बवाल पैदा करने वाले कारणों की कोई कमी नहीं है। अब देखिए, रविवार को हमारी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। देश भर में जश्न था। सरहद पार पाकिस्तान में भी फैंस भारत को मुबारकबाद दे रहे थे। मगर मध्य प्रदेश के इंदौर से सटे मऊ में जश्न के कारवां पर पथराव हो गया। दो गुट भिड़ गए। टेंशन है। होली फ्राइडे को है और फ्राइडे के दिन जुमा है, तो उत्तर प्रदेश के संबल शहर में टेंशन है। मगर आपको यहां एक चीज़ बताते हैं कि इस सबसे बहुत बड़ा, इस सबसे अलहदा एक भयंकर उत्तर दक्षिण का डिवाइड जल्द ही पैदा होने वाला है। राजनीतिक कवायद शुरू हो चुकी है। चूल्हे गर्म किए जा रहे हैं। खूब सियासी रोटियां सेकेंगी। शुरुआत होगी सोमवार से, जब पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा फेज चालू होगा। तलवारें खिंच गई हैं। हालात यह हैं कि देश के 140 करोड़ की आबादी से परेशानी के बावजूद दक्षिण भारत के नेता खुलेआम औपचारिक तौर पर कह रहे हैं, आवाम को ज़्यादा बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ। मामला क्या है, ये देखते हैं। आप जिसके साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। मामले की जड़ में है सवाल कि भारत की आबादी कितनी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी। देश में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई। अगला सेंसस 2021 में होना था, मगर कोविड की मार के चलते मुलतवी हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 4 साल। हमारी आपकी गिनती शुरू होगी इस साल और चलेगी 2026 तक, और उससे पैदा होगा बवाल, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन। अब पहले बता दूं कि परिसीमन यानी डिलिमिटेशन है क्या। इसका मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं की सीटें तय करना, और इन दोनों में सीटों की बाउंड्री तय करना। यानी देश में लोकसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा में कितनी सीटें, असेंबली में किस असेंबली में कितनी सीटें, या कौन से इलाके किस लोकसभा या असेंबली सीट में आएंगे। इससे यह भी तय होता है कि SC ST की कौन सी और कितनी रिजर्व्ड यानी आरक्षित सीटें होंगी। सीटें तय होती हैं जनसंख्या के आधार पर, संविधान के हिसाब से। यानी किसकी जितनी जनसंख्या, उस राज्य में उतनी ही ज्यादा या कम सीटें। यह किसी पार्टी या सरकार की मनमर्जी से नहीं होता, हालांकि इसमें राजनीति चलती है। संविधान के आर्टिकल 82 और 170 कहते हैं कि हर सेंसस के बाद सीटों पर परिसीमन यानी डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन का काम करेगा डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग। अभी तक देश में 1951, 61 और 71 के सेंसस के आधार पर परिसीमन हुए, मगर तब से आज तक सेंसस हुए, मगर डिलिमिटेशन जो था वो 1976 में आखिरी बार हुआ, तब से नहीं हुआ। यानी इंडिया हैज कंप्लीटेड अ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जस्ट 4 टाइम्स। जब से आज़ादी मिली, पहला चुनाव हुआ 1952, 1963, 1973 और 2002, और उससे तमाम विसंगतियां यानी एबरेशंस आए हैं। उसका एक बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी की सरकारें। कांग्रेस के और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थीं, 1975 में तूती बोलती थी, इमरजेंसी लगा दी और लाया गया संविधान का 42वां संशोधन 1976। इसने देश की पार्लियामेंट और विधानसभाओं में की सीटों पर एक फ्रीज लगा दिया, यानी रोक दिया, इसके बाद नहीं होगा। यह अमेंडमेंट एक समय पे इतना भारी माना जाता था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बुलाया जाता था, आज भी बुलाया जाता है। इसने संविधान का प्रीएम्बल बदल दिया, 14 नए आर्टिकल और 2 पार्ट ऐड कर दिए। मूल भावना यह थी उस पूरे बदलाव की कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कानून जांचने की ताकत है वो कम कर दो। अब इस अमेंडमेंट ने लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर फ्रीज लगा दिया, 1-2 साल के लिए नहीं, 25 सालों के लिए, सेंसस के बावजूद। अब यानी कि 1971 में सेंसस हुआ था, उसके बाद परिसीमन हुआ था, तब से 2001 साल तक पूरा सेंसस के बावजूद कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होना था। अब कारण क्या था? उस समय पे उत्तर के राज्यों को
आबादी जो थी उनकी वो दक्षिण के राज्यों से ज़्यादा थी। कहा गया कि उत्तर में फैमिली प्लानिंग से आबादी कम करने का अभियान चालू कर दिया गया है। 2001 तक दक्षिण भारत और उत्तर भारत की आबादी आसपास आ जाएगी, इक्विटेबल हो जाएगी, तब डिलिमिटेशन होगा। यानी उसके कारण 25 साल का एक फ्रीज आया। सन 2000 आया मगर डिलिमिटेशन पूरा नहीं हुआ। किस तरह पूरा नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सीटें फिर से तय की जाएं कितनी होंगी और कॉन्स्टिट्यूएंसी की हदें तय की जाएं। इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हदें बदल दी गई। लोकसभा और विधानसभा की हर राज्य में सीटें उतनी ही रहीं जितनी 76 में थी। अब इसका कारण यह भी था कि उत्तर की आबादी जो थी वो दक्षिण से ज़्यादा उस समय तक भी थी। यानी तमाम फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करने के मेजर्स चले, मगर आबादियों का जो असंतुलन था वो वैसा ही रहा। कोalition की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उस समय दक्षिण भारत के राज्यों ने जो है वो जम के विरोध किया। परेशानी यह है कि दक्षिण की पार्टियों को लगता है कि वो जनसंख्या नियंत्रण में सफल हुए, उन्होंने अलग फॉर्मूले चलाए, तो उत्तर के राज्य जिस मामले में विफल हो गए, इसका नुकसान सफल लोगों को हो रहा है और फायदा उनको हो रहा है जो आबादी कम करने में विफल रहे। अब उत्तर में आबादी बढ़ रही है और उसकी सीटें भी ज़्यादा हैं, और आने वाले दिनों में अगर परसीमन कभी होता है डिलिमिटेशन, तो सीटें उस पुराने फॉर्मूले में ज़्यादा हो जाएंगी उत्तर भारत की। उससे जो पार्टी उत्तर भारत में भारी है वो सत्ता में रहेगी और दक्षिण का दबदबा कम होता जाएगा। वैसे एक बात देखें तो बात वाजिब है। पॉपुलेशन कंट्रोल से दक्षिण राज्यों को सीटों के मामले में एक लेवल पे नुकसान रहा है। बहरहाल फिर यह तय हुआ उस समय कि 2021 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कराया जाएगा। लेकिन 2021 में क्या था? कोविड ने मामला खराब कर दिया। 1973 के फॉर्मूले में यह हुआ कि 2 राज्यों की जो थी सीटें, 3 सीटें बढ़ गई 2 राज्यों की, वो हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 3 राज्यों को 2 सीटें मिली। इसके अलावा 8 राज्यों को 1 सीट मिली एक्स्ट्रा। इसके अलावा 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब मुद्दा यह आता है कि वाई सदर्न स्टेट्स आर नर्वस अबाउट डिलिमिटेशन, कि क्यों परेशान हैं दक्षिण के राज्य और क्यों खुश होंगे पुराने फॉर्मूला अगर लग गया उत्तर और मध्य भारत के राज्य। अब हर राज्य की सीटें तय होती हैं एक बेस एवरेज पॉपुलेशन पर, यानी उनकी बेस एवरेज पॉपुलेशन क्या है। डिलिमिटेशन कमीशन इस फॉर्मूले को तय करता है। 1977 का जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें सदस्य जो तय हुए थे, जो एक लोकसभा सदस्य के अंडर 10.1 लाख अगर आबादी थी, उसके ऊपर 1 सीट थी, यानी 10.1 लाख पीपल पर लोकसभा सीट। अब वो फॉर्मूला अगर लगाया जाए तब का उठा करके आज के कॉन्टेक्स्ट में 2026 में जब सेंसस आ जाता है, तो उस हिसाब से अगर फॉर्मूला फिट किया जाए 10.1 लाख पीपल फॉर 1 लोकसभा सीट, तो देश में 1400 लोकसभा सीट होगी, 1400 लोकसभा सीट्स। यानी लोकसभा में 543 से, जो आज की 543 545 से है, 1400 सीटें हो जाएंगी। अब इसमें उत्तर प्रदेश, जो कि पुराना 97, हम पुराने रेफरेंस से ले रहे हैं क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे, ये सन 2000 के बाद अलग हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक समय 85 सीटें थी पुराने डिलिमिटेशन के हिसाब से। लेकिन अब अगर ये सेम फॉर्मूला अब लग जाता है तो 85 से बढ़कर के उत्तर प्रदेश अकेले की, उत्तराखंड इंक्लूड करके, 250 सीटें हो जाएंगी। ये सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है कि ओल्ड फॉर्मूला अगर फॉलो किया गया डिलिमिटेशन का बेस एवरेज पॉपुलेशन पर सीट का, तो उत्तर प्रदेश की 250 सीटें होंगी उत्तराखंड के साथ। बिहार और झारखंड ये 54 से 82 हो जाएंगे। तमिलनाडु जो है, हालांकि उसकी भी बढ़ेंगी, मगर 39 से बढ़कर के 76 हो जाएंगी, 39 से 76। केरल 20 से बढ़कर के 36 हो जाएंगी। अगर पॉपुलेशन, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक नया फॉर्मूला बनाया जाए हाइपोथेटिकली कि 20 लाख का मापदंड तय कर दिया जाए कि एक 20 लाख की आबादी, उस पर 1 लोकसभा सीट, तो पार्लियामेंट के अंदर सीटें 707 हो जाएंगी, 543 की जगह 707।
अब साउथ की स्टेट्स जो हैं वो तब भी डिसएडवांटेज पे ही रहेंगी। तमिलनाडु जो है अगर 20 लाख का फॉर्मूला लग जाता है तो उनको कोई गेन और लॉस नहीं होगा। केरल को 2 सीट हारनी पड़ेंगी क्योंकि देश का सबसे सफल पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम केरल ने चलाया है, सिर्फ साक्षरता में नहीं, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी आबादी को स्टेबलाइज किया है और कम करा है उसका ग्रोथ रेट, तो केरल को 2 सीटों का नुकसान हो जाएगा। मगर यूपी इंक्लूडिंग उत्तराखंड को 126 सीटें हो जाएंगी। 85 जो अभी दोनों की मिला करके हैं उसकी जगह 126, यानी और बिहार की जो है वो 85 हो जाएंगी, यानी लगभग 50% का इजाफा हो जाएगा उत्तर प्रदेश विद उत्तराखंड एंड बिहार विद झारखंड की सीटों में आज के मुकाबले में। अब अगर फॉर्मूला नंबर 3 देखें, अगर एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन को 15 लाख रखा जाए तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में 942 सीटें होंगी। 942। तमिलनाडु और केरल जो हैं उनका थोड़ा सा मॉडेस्ट इंक्रीज होगा सीटों में, 52 और 24। तमिलनाडु 52, केरल 24। उत्तर प्रदेश और बिहार अगर 15 लाख की आबादी पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो यूपी को 168 लोकसभा सीट मिलेंगी और बिहार और झारखंड को मिलेंगी 114। यानी जनसंख्या का फॉर्मूला कोई भी निकाला जाए, मौजूदा क्राइटेरिया या नए क्राइटेरिया के चलते उत्तर, मध्य और पश्चिम के, थोड़ा पश्चिम के राज्यों का दबदबा दक्षिण के मुकाबले लोकसभा में बढ़ना तय है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को तो करीब 50%, मैंने कहा 50% सीटें बढ़ने का एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, अभी बीच में जब बवाल हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहने की कोशिश करी, आश्वस्त करने की कोशिश करी कि दक्षिण के राज्यों को सीटों का नुकसान नहीं होगा, मगर क्या उनको उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों जितना फायदा होगा यह भी नहीं कहा। आज ही एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। मगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को लोकसभा में मौजूदगी जो है बढ़िया नंबर से अगर बढ़ेगी और उसके मुकाबले दक्षिण की थोड़ी बढ़ेगी या मौजूदा टाइम जितनी रहेगी, तो ये एक मामला नाइंसाफी का है। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं कि दक्षिण और उत्तर के राज्यों में अलग अलग इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव राहें पकड़ी आज़ादी के बाद से। उत्तर में आबादी जो है वो राजनीति का मसाइल रही, इट वॉज अ कॉज फॉर पॉलिटिक्स। हर जाति और धर्म के नेताओं को ने संख्या पर जोर दिया और फिर नारा आया, आज भी चलता है, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी जिसकी आबादी बढ़ गई वो ज़्यादा फायदे में रहेगा। अब ये मामला और गंभीर हो जाता है जब हम और आयाम ढूंढते हैं। अब देखिए, जैसे महिला आरक्षण की बात करते हैं, अगर उत्तर के राज्यों की सीटें बढ़ी ज़्यादा और दक्षिण और बाकी देश के राज्यों इलाकों की आबादी कम, सीटें कम बढ़ी, तो साउथ और ईस्ट जैसे इलाकों से द नंबर ऑफ विमेन जो महिला चुन करके रिजर्व सीट होंगी वो आएंगी, वो नॉर्थ के मुकाबले कम होंगी उनके लिए एलिजिबल, जबकि ये इलाके ज़्यादा महिलाएं भेजते हैं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। इसीलिए अभी जब पिछली बार महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी तो विपक्ष की तमाम महिला सांसद, जैसे कनिमोड़ी जो डीएमके के हैं, बहुआ मोइत्रा हैं टीएमसी की, उन्होंने डिलिमिटेशन के भेदभाव पर काफ़ी आपत्ति जताई थी। इधर अक्टूबर लास्ट ईयर साल में आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इसी मामले पर चिंता जताते हुए घोषणा कर दी कि उनकी सरकार जो है वो एक कानून पर विचार कर रही है जो राज्य की जनता को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। In India also, South India already started aging up. North India, there is one advantage, only 2 states, Bihar and UP. That is a welcome sign. We are all thinking that it is a disadvantage, it is an advantage now. What I wanted to impress upon all of you, even I used to go for family planning as a challenge we have done.
Now I have realized I'm changing my views. I'm promoting population now. यानी सोचिए 21वीं शताब्दी में भारत जैसा देश 140 करोड़ से ऊपर की आबादी, और वो ऐसे देश में आबादी कम करने की जगह कहा जा रहा है कि आबादी बढ़ाई जाए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की बात को एको किया, यानी रिपीट किया एमके स्टालिन ने, और वो 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि वाई नॉट एम फॉर 16 चिल्ड्रन, यानी हर परिवार 16 बच्चे पैदा करे। यही नहीं, पिछले साल संघ परिवार बीजेपी की जो मेंटर है, उसने साउथ नॉर्थ का मुद्दा उठाया और उसने कहा कि दक्षिण के राज्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसका एक कारण है कि डिलिमिटेशन के मौजूदा फॉर्मूले का संघ दक्षिण में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता है। जहां बीजेपी किसी राज्य में सत्ता में काबिज नहीं है, टीडीपी के साथ उसकी कोalition की सरकार है, तो वहां पे वो अपनी पैठ बिठाना चाहता है। तो अगर सेंटिमेंट दक्षिण भारत में डिलिमिटेशन के खिलाफ हुआ या दक्षिण भारत के खिलाफ नाइंसाफी पे हुआ, तो आरएसएस या बीजेपी के लिए मुश्किल होती है। दूसरा पहलू है, डिलिमिटेशन से एक और परेशानी है आरएसएस को। मुस्लिम आबादी के कंसंट्रेशन के चलते कुछ इलाकों में कॉन्स्टिट्यूएंसीज का स्वरूप बदलेगा और वो बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं सिद्ध होगा। ये भी एक चिंता है। अब एक और परेशानी उसके आगे पड़ती है कि लोकसभा की नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, धूमधाम से उसका इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन वो इसलिए बनाई गई थी कि पुरानी लोकसभा में सीटिंग कैपेसिटी डिलिमिटेशन के लायक नहीं है। अगर सीटें बढ़ी तो लोकसभा में लोग कहां बैठेंगे या राज्यसभा में कहां बैठेंगे। तो नई पार्लियामेंट की जो लोकसभा की कैपेसिटी है वो है 888 सांसदों की, लेकिन 1976 के फॉर्मूले पे जाएं तो 1400 सीटें होने वाली हैं। तो कहां पे बैठेंगे 1400 सांसद, जबकि 888 की कैपेसिटी है। अब दक्षिण की पूरी मुहिम का जो नेतृत्व है वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन। वो आबादी के आधार पर परिसीमन यानी डिलिमिटेशन नहीं चाहते। उनका कहना है कि डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, यानी वो टोटली अपोज्ड है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। 1971 का जो सेंसस है उसके आधार पर जो डिलिमिटेशन हुआ था वो चलते रहना चाहिए, 1-2 साल के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, 30 साल के लिए, 30 years यानी 2056 तक। What M.K. Stalin wants that delimitation, the entire constituencies and number of seats should remain the same till 2056. वो कहते हैं अगर डिलिमिटेशन हो तो प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स ऑफ 1971 के रेशो पे हो। भले ही लोकसभा में 543 से संख्या बढ़ जाए, मगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उस समय पे जितना तमिलनाडु का था, बीजेपी का था, उससे बड़े आबादी वाला बेस वाला मामला वो नहीं चाहते हैं। अब डिलिमिटेशन होना जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी एक परेशानी आ रही है कि हर लोकसभा क्षेत्र की आबादी जो है वो 20-20 लाख को छू रही है। इतिहास में 1952 का जो डिलिमिटेशन था उसमें कैप लगी थी लोकसभा की सीटों पर 500 की। 1963 में वो बढ़ के हुई 525, यानी 25 सीटें बढ़ गई। 1973 में ये हो गई 545। इसमें से 525 जो थी वो 20 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट की गई थी। इससे किसी राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, भले ही कुछ की सीटें थोड़ी बहुत बढ़ गई हों। अब ये बदलाव जो है पार्लियामेंट में गजब लंबी डिबेट के बाद आए थे पुराने समय में, खासकर जब डिलिमिटेशन एक्ट 1972 और कॉन्स्टिट्यूशन का 31वां अमेंडमेंट 1973 में इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने पास करवाए थे। दिसंबर 1972 में बिल लाए थे नीति राज सिंह चौधरी, उस समय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉ एंड जस्टिस हुआ करते थे। विपक्ष ने खूब हल्ला काटा था। तब स्टालिन की पार्टी जो थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी क्योंकि 1963 के परिसीमन में तमिलनाडु को 2 सीटों का नुकसान हो चुका था। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा गर्म था, 41 से 39 पे पहुंच गए थे। मगर फिर भी डीएमके ने उस समय नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स को बढ़ाए जाने का, इनफैक्ट 570 तक ले जाने का
समर्थन किया था, यह इतिहास गवाह है। यानी वो उसके खिलाफ नहीं रहे सीटें बढ़ाए जाने के लिए। ट्रेडिशनली उस समय भी वो सीटें बढ़ने के फेवर में थे, मगर प्रोपोर्शनल राइज के थे। अब खतरा यह है कि आने वाले सालों में लोकसभा से पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। इनमें डिलिमिटेशन मुद्दा गरमाएगा। उत्तर दक्षिण की आग जो है वो पहले से ही सुलग रही है। हिंदी और भाषा एक पुराना विवाद रहा है, जिसे स्टालिन जैसे नेताओं ने अब कस के पकड़ लिया है और उछाल रहे हैं। आबादी कंट्रोल करके दक्षिण के राज्यों में अपनी माली हालत तो उन्होंने सुधार ली, लेकिन दक्षिण के नेता अब अपने राज्यों को विक्टिम दिखाने में जुट जाएंगे। अब इसका असर देखिए क्या है कि दक्षिण में मोटे मोटे 5 राज्य अगर मान लें, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी यूटी है तमिलनाडु के अलावा। तो इन राज्यों में क्या होगा कि इनमें सब में इंडिया ब्लॉक काबिज है सत्ता में, आंध्र प्रदेश को अगर छोड़ दे तो। इंडिया ब्लॉक के लिए फेवरेबल है कि वो इस सेंटिमेंट को हवा देंगे। इससे आने वाले दिनों में एक नॉर्थ और साउथ नैरेटिव, साउथ वर्सेस नॉर्थ नैरेटिव है, वो चल जाएगा। अब यहां पे जनता को तय करना है कि वो किस नैरेटिव के साथ जाती है, क्योंकि डिवीजन के लिए एजेंडे बहुत होते हैं, मगर लेजिस्लेशन में और लेजिस्लेचर में क्या होना चाहिए, ये जिम्मेदारी एक मिल बैठ के राजनीतिक दलों और संसद में बैठे हुए सांसदों की है। जनता उनसे ईमानदारी और इक्विटेबिलिटी, बराबरी की उम्मीद करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।